नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम उस बात की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से सारा देश एक ही आवाज़ में उठ खड़ा हुआ। 23 अप्रैल 2025 में जिस तरह से टेररिस्ट ने कश्मीर में घुसकर 26 लोगों की बेरहमी के साथ मारा गया, ऐसा लगा कि अब हद से पार बात हो चुकी है और निश्चित रूप से देश को एक स्वर में जवाब देना चाहिए। और ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान को ये संदेश जाए कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम रुकेंगे नहीं। अच्छी बात तो ये है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे कश्मीर में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, उन्होंने एक ही आवाज़ में सरकार का साथ दिया, समर्थन दिया। अच्छी बात ये भी है कि पहली बार कश्मीर की जनता ने एक स्वर में इसका घोर विरोध किया, इस हमले का घोर विरोध किया और सरकार का साथ दिया। और लोग समझते हैं कि ऐसा मौका कभी दोबारा मिलेगा नहीं जब जम्मू कश्मीर की जनता जो ख्यालात हैं वो इस संदर्भ में देश के साथ जुड़े हुए हैं। इसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। इस बीच जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए जो मैं समझता हूँ कि स्टेट्समैन लाइक बयान थे। और उन्होंने इस वाक़े की कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश भी नहीं की, इसका विरोध किया और कहा कि इस मौके पे मैं ऐसा कुछ बयान नहीं करना चाहता जिससे लगे कि मैं इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जो जवाब देना चाहिए था वो दिया गया और जवाब देना चाहिए क्योंकि ये बात हद से पार हो चुकी है। इस बीच हमारे सेनानियों ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए और जिस तरह से उन्होंने हमला किया और साथ साथ में वो तस्वीरें भी दिखाई। उसके बाद आपको मालूम है कि देश ने, हमारी सरकार ने कई डेलीगेशंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में भेजी। उसका नतीजा क्या है, इस हमले के बारे में हम बात करेंगे और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो मैं समझता हूँ कि युवा है और जिसने हमेशा हिंदुस्तान के साथ साथ दिया, और वो शख्स हैं उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। 9 से 14 तक आप पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी 2024 में आप दोबारा मुख्यमंत्री बने। स्टेट के नहीं लेकिन यूनियन टेरिटरी के असेंबली में आप जीते, आपका दल जीता। आपके जो ग्रैंडफादर थे उनको लायन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। 1948 से 53 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, 75 से 82 तक चीफ मिनिस्टर थे। आपने बीए कॉमर्स किया, उसके बाद आप एमबीए स्कॉटलैंड में आपने डिग्री ली और 1998 में आप यंगेस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा बने। फिर आप कॉमर्स मिनिस्टर बने, मिनिस्टर फॉर स्टेट 99 से 2001 तक, 2001 से 2 तक एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आपके बयानों से यह लगा कि आप टूरिज़्म मिनिस्टर भी थे और आपको बड़ा पर्सनली दुख भी हुआ और प्रदेश के लिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करेगा हिंदुस्तान? दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला हूँ या टूरिज़म का महकमा जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। दुख इंसान होने के नाते दुख हुआ। जैसे आपने खुद कहा, जिस बेरहमी से उन 26 लोगों की वहाँ हत्या की गई, सिर्फ सियासत और ये सब चीज़ें छोड़ के अगर हम सिर्फ इंसानियत के दायरे से बात करें तो दुख, अफसोस, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब चीज़ें देखने को मिली। हम जायज़ भी हैं, जायज़। और हमारा गुस्सा, हमारा दुख, हमारा ये सारा ये जायज़ था और है भी जायज़, क्योंकि हमने अपनी जगह सोचा था कि ये दिन अब हमेशा के लिए गए।
हमने इस तरह के हमले जम्मू कश्मीर में इससे पहले देखे हैं, बेशक टूरिस्टों पे नहीं, लेकिन इस तरह लोगों को जमा करके मारना, ये जम्मू कश्मीर की जो पिछले 30-35 साल का जो एक बहुत ही बुरा दौर रहा, उसमें हमें बीच बीच में इस तरह के हादसे देखने को मिले। लेकिन 20 साल हो गए हैं इस तरह का हादसा देखे हुए, और हमें लग रहा था कि अब दोबारा हमें ये देखना नहीं होगा। अफसोस इस तरह का वाक़या हुआ, अब दोबारा ना हो उसके लिए हमें कौन से इक़दाम उठाने होंगे, उस पर ज़रूर हमें सोचना है। देखिए, दोबारा ना होने की तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी संभावना है कि दोबारा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बाद ही आपको मालूम है कि कई जगह पे टेररिस्ट आकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये तजुर्बा रहा है कि जब कभी एलओसी या बॉर्डर पे हालात बिगड़ जाएं, शेलिंग हो, फायरिंग हो, उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं। और जाहिर सी बात है, 3-4 दिन जो लगभग आप कहें तो जंग का ही एक दौर चला, उस दौर कुपवारा में और सांबा में उन्होंने सांबा में, कुपवारा में, कठुआ में कईयों ने कोशिश की होगी। अब कितने आए हैं, कहाँ गए हैं, उस पर हमें थोड़ा सा नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि टेररिज्म ऐसे ख़त्म तो नहीं होगा ना। जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क हिम्मत करके ख़त्म नहीं करता, तब तक हम तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब तक वहाँ से भेजने का काम बंद नहीं होता तो ये सिलसिला तो रहेगा। बैसारण में जो भी हुआ, 26 लोगों की मौत हुई इस तरीके से, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं था। पहली बात ये, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा दौर नहीं रहा जबकि हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मौके पे तैनात रहे। कहीं ना कहीं कम ज़्यादा सिलसिला रहता है। और जैसे मैंने कहा, अब कई साल हो गए थे इस तरह के हमले हमने देखे नहीं। टूरिज़्म का सिलसिला ठीक ठाक चल रहा था। ये पहली मर्तबा नहीं था कि वो जगह खुली। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो इसी साल इस हमले से पहले कोई 50 या 70 हज़ार लोग उसी इलाके पे आए थे, उस मैदान में आए थे उधर की खूबसूरती का फ़ायदा लेने के लिए। और किसी ने उस वक्त टूरिज़्म डिपार्टमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि जनाब ये इजाज़त के बिना हो रहा है, इसको रोक दीजिए। 50,000 70,000 लोगों का आने का मतलब ये है कि सिलसिला चलता रहा। बैसारण में लोग आते गए, वो बड़ी सुंदर जगह है और सभी वहाँ जाते भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये तो ख्याल आना चाहिए था कि अगर कोई हमला हो तो यहाँ तो कोई साधन भी नहीं है। चलिए हम वहाँ रख लेते 2-4 लोग, कहीं और करते। मुमकिन नहीं है कि आप हर जगह पे फोर्सेस तैनात करें। अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इनको हम बॉर्डर पे ही रोकें, क्योंकि एक बार ये अंदर आ गए उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये फिर अपनी मर्जी से हमला करेंगे। बट बैसारण तो ऐसी जगह है, कहीं बॉर्डर से इतना दूर है, तो ये टेररिस्ट को काफ़ी नहीं, इनको काफ़ी अंदर आना पड़ा। यही मैं कह रहा हूँ, तो कहीं कोई इंटेलिजेंस कोई सिस्टम नहीं होता कि भाई पता चले। इसका जवाब तो, क्योंकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के डोमेन में है नहीं। अगर पूरी तरह से सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती तो मुझे फिर यहाँ से आपको इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना होता। नहीं, मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा। नहीं, देना लाजमी बनता। तो जवाब तो लाजमी है ना भाई, जिसने भी उनको बताना चाहिए। अब देखिए, जुलाई में पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि उस दौरान इस हमले पे बहस होगी। उस वक्त मौका मिलेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछने का कि बताइए ना, कोई इंटेलिजेंस था जिसके बुनियाद पे इस हमले को रोका जा सकता था या नहीं। 7 मई को आपने एक बयान दिया, हमने तो टेररिस्ट जो अड्डे हैं उसके ऊपर हमला किया, हमने कोई सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया है। तो जो आपने कहा कि टेररिस्ट पे अड्डे हैं, उन पे हमला हुआ, तो क्या टेररिस्ट वहाँ मरे या अड्डों पे ही हमला हुआ? अब ये भी हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके तरफ से मैं मान के चलता हूँ कि कुछ तो मरे होंगे। ऐसा भी नहीं है कि खाली थे। और सुनने में आया है कि वहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयानात आए, उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि वहाँ कुछ लोग जो वहाँ कैंपों में थे वो मरे। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि क्योंकि पाकिस्तान ने निश्चित रूप से ये टेररिस्ट यहाँ भेजे,
तो उनको ये भी इल्म होगा कि जैसे ही ये काम होगा, जैसे ही लोगों को बेरहमी से मारा जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार हमले तो करेगी, और टेररिस्ट कैंप की उनको ज्ञान है कहाँ है, तो उन पे तो हमले करेगी। तो उनके पास तो ये ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है, होगी। लेकिन शायद वो ये नहीं सोच रहे थे कि हम उस मुल्क के इतना अंदर आके मारेंगे। अगर आपको याद होगा, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक सही बात। हमने वो जो उनके लॉन्च पैड्स थे, हमने लॉन्च पैड्स पे हमला किया। उसके बाद जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पे हमला हुआ, हमने फिर स्ट्राइक्स किए, लेकिन उस वक्त जो कैंप्स थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ा सा अंदर थे। इस बार तो हमने जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है वो छोड़ के तो पाकिस्तान के अंदर जो कैंप्स तो हैं आप समझते वहाँ हैं पे कि हमला शायद किया। पाकिस्तान को, शायद वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना अंदर आके फायरिंग होगी। फिर आपने ये भी कहा कि देखिए जो सिविलियंस पे जो हमला हुआ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, वो उन्होंने पहल की। वो तो सही बात है। सही बात है ना, उन्होंने पहल की, और फिर हमारी ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में हाँ, जो पाकिस्तान के तरफ से बमबारी हुई, वो चुन चुन के उन इलाकों पे हुई जहां सिविलियन रह रहे हैं। और ये मैं दावे से कहता हूं क्योंकि मैं उन इलाकों में गया। तो लगभग 1200 से 1500 तक मकानों पे असर हुआ। 23 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जानें खो गए। उसमें बच्चे भी हैं, मर्द हैं, औरत हैं, हर मज़हब के। इसमें मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। अगर शेलिंग हुई तो गुरुद्वारे पे हुई, मस्जिद पे हुई, मंदिर पे हुई। लेकिन उन्होंने चुन चुन के, अब देखिए पुंछ का जो शहर है, जी हाँ, पुंछ शहर के आसपास फौज जरूर है, लेकिन शहर के बीचों बीच फौज नहीं है। उन्होंने इन इलाकों में वहां शेलिंग की जहां फौज का नामो निशान नहीं। तो ये जानते हुए कि वहां असर जो है सिविलियंस पे पड़ेगा, ये सोचते हुए उन्होंने वहां पे बमबारी की। तो मतलब कि ये सब उनका प्लान था। सोच समझ के किया उन्होंने। और इसीलिए- शायद ये भी हम जानते हैं कि बैसरन का जो हमला था वो था इसलिए कि यहाँ मजहबी फसाद पैदा हो, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है वो झगड़े हों। इसी तरह जो शेलिंग में उन्होंने किया, उन्होंने चुन चुन के कुछ गांव में माइनॉरिटी एरियाज जो हैं वहाँ पे गोलाबारी की। अब मैं जैसे टंगधार है कुपवारा नॉर्थ कश्मीर में, वहाँ पे आप मान के देख लीजिए कि उस पूरे वादी में एक ही गांव है जहाँ सरदार आबादी है, और उस सरदार आबादी के गांव में इन्होंने शेलिंग की और उन घरों पे शेलिंग की जहां सरदार रहते हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि बैसरन का हमला और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब, दोनों में इनकी कोशिश थी कि किसी तरह मजहबी यहाँ झगड़े पैदा हों। ये तो खैर हमारी सेना को सल्यूट करते हैं, उन्होंने बड़ा ठोस जवाब दिया और उनकी डिफेंस एस्टैब्लिश में जाकर बमबारी की। नहीं, उनकी तो हालत बड़ी ख़राब हुई। उनके एयर बेसेस, उनके बाकी चीज़ें पे वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। तभी तो जाके उन्होंने फ़ोन उठा के हमारे डीजीएमओ साहब से कहा कि भाई साहब बंद कर दीजिए। लेकिन वो बात मैं आपसे नहीं पूछ सकता, वो तो मैं पार्लियामेंट में पूछूंगा कि भैया ट्रंप साहब ने कैसे ऐलान कर दिया। अब ट्रंप साहब जो अपने दोस्त के साथ दोस्ती नहीं निभाता, वो हमारे साथ क्या निभाएगा। सही बात है, लेकिन फिर भी उनको जानकारी थी, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा सीज फायर मैंने कराया है। उनको इस चीज़ का तो इल्म हुआ ही होगा कि बातचीत हुई है। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं मैंने खुद बातचीत की सबके साथ, दोनों के साथ, ये कह रहे हैं। शहबाज शरीफ के साथ भी की और यहाँ भी कह रहे हैं। वो गलत हो सही हो मैं नहीं जानता, लेकिन वो सवाल तो हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं, वो तो कहीं और से। चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जो प्रभाव है, मतलब कि आर्थिक प्रभाव, सोशल सेक्टर पे प्रभाव, और जो नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर का टूरिज्म का, वो कितना हुआ है? मैं आपको दो मिसाल दे दूँ जिससे कि आपको शायद अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान हुआ। 22 तारीख को अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जहाज़ से जाना चाहते, आपको टिकट 18 या 20 हज़ार रुपये की मिल जाती बजट एयरलाइन में। मैं बिज़नेस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बिज़नेस क्लास तो 35 हज़ार से ऊपर। ठीक हमले के बाद वही 18 हज़ार वाली टिकट आपको 3.5 और 4 हज़ार में मिल रही थी। जहाँ दिन के हमारे 50 से ज़्यादा फ़्लाइट्स थे कनेक्टिंग श्रीनगर, आज वो 15 पे आ चुकी है, क्योंकि सारा टूरिज़्म ख़त्म। इसी तरह बड़े होटल
जहां आपको 80,000 रुपए में कमरा मिलता था बिना किसी खाने के, एक रात के लिए, और वो भी मिन्नतें करके आपको कमरा जो है मालिक दे देता था। आज हाल ये है कि 25,000 रुपए में वो आपको कमरा देने के लिए तैयार है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सारा इंक्लूडेड, और वहाँ शायद मुश्किल से 20 या 30 कमरे लगे होंगे। ये हाल है हमारा। हमारे टैक्सी वाले तबाह हो गए, हमारे घोड़े वाले तबाह हो गए, हमारे गाइड तबाह हो गए, शिकारा वाले। देखना, जो अमीर हैं वो थोड़ी देर बर्दाश्त कर सकता है, जो गरीब है जिसने कर्जा लेके अपने 4 कमरे के मकान को एक पेइंग गेस्ट बना दिया, जिसने कर्जा लेके अपना पुराना सूमो गाड़ी उसको अपग्रेड करके इनोवा ले लिया, वो सुबह की कमाई जो है शाम को खाता है। उनके लिए ये दौर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसके लिए सरकार कुछ कर रही है? हम कर रहे हैं। मरकज से बात हुई है और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा इनको हम राहत दे पाएंगे। बड़ा मुश्किल है राहत देना ऐसे किसी है, लेकिन जितना हुकूमत की तरफ से हो सकेगा हमारा फ़र्ज़ बनता है करना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का कसूर नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये हमला नहीं किया, हम इस हमले का भुगत रहे हैं। और इस हमले के बाद, जैसे आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, पहली मर्तबा किसी हमले के बाद कश्मीर के लोग आए और उन्होंने मतलब अपनी मर्जी से, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, किसी ने उनको पैसे नहीं थमाए, किसी ने उनको डराया धमकाया नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने घरों से बाहर आए और कहा कि ये हमला हमारे नाम में नहीं हुआ, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा अलग से आपसे बात करता हूँ, पूछता भी हूँ। हिंदुस्तान की जो यहाँ की सरकार है और कश्मीर की जो लोग हैं, उनके बीच एक बहुत भारी, कई सालों से एक ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है। और ये अब मौका ऐसा है जहाँ कश्मीर की जनता ने ट्रस्ट दिखाया है। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए सरकार। बिल्कुल उठाना चाहिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर हमने इस मौके को गंवाया, शायद ही मेरी ज़िंदगी में हमें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। ये अपनी मर्ज़ी से, मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से लोगों ने आके हमले की निंदा की, उसकी मजम्मत की, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने मुल्क के साथ जो है अपना एक हमदर्दी दिखाई। और अगर इस मौके पे हम इसको आगे ना ले जाएं, इसको हम कंसोलिडेट ना करें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल। तो कैसे कंसोलिडेट करेंगे आपके हिसाब से? लोगों से सुनिए, लोगों की जो बातें हैं, जो जज्बात हैं, जो तकलीफ़ें हैं। लोग यही चाहते हैं कि उनके दुख दर्द में कोई शामिल हो। इसलिए मैंने इस चीज़ पे बार बार जोर दिया कि देखना, बैसरन के हमले में 26 कीमती जानें गईं, वो हम सब को उसका दुख है, अफसोस है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के फायरिंग के बाद भी 23 लोगों की जानें गईं। उन 23 का जिक्र बहुत कम होता है। हम 26 की बात करते हैं, 23 भूल जाते हैं। फिर लोगों को लगता है जनाब कि हमारे जज्बातों की कदर नहीं। अगर हम उन 26 के लिए अफसोस का इजहार करते हैं, तो क्या हमारे 23 के लिए अफसोस का इजहार नहीं होना चाहिए? सही है, सही बात है। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, कि जब तक वो ट्रस्ट पूरा तरह से कायम नहीं होगा, तब तक वो ट्रस्ट डेफिसिट चलता रहेगा। और एक बहुत अच्छा मौका है। क्या आपने एलजी के साथ या प्रधानमंत्री जी के साथ या किसी के साथ बात की? हमारी बात बहुत हुई है। अच्छा। और वज़ीर आज़म साहब ने जो पिछले दिनों कटरा आके तकरीर की, एक बहुत अच्छी तकरीर थी, क्योंकि उस तकरीर के दौरान ठीक वही बातें उन्होंने की जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने भी कश्मीरियत की बात की, इंसानियत की बात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी शेलिंग में लोगों की जानें गईं, उसके ऊपर उन्होंने बात की। जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको ठीक करने की बात की। और आपने भी अपनी स्पीच में बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया सरकार के प्रति। हमारी तो कोशिश ही है। लेकिन मैं मान के 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, हालांकि इसके लिए मुझे बीच बीच में ताने मिलते हैं। एक ये कि मरकज़ के साथ लड़ झगड़ के जम्मू कश्मीर का मैं फ़ायदा नहीं कर सकता। सही बात। हमें मिल के जो है जम्मू कश्मीर का फ़ायदा करना होगा। और जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा, यहाँ इस मुल्क की जमहूरियत के ज़रिए, डेमोक्रेसी के ज़रिए, जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द
डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब मैं सही हूं या गलत हूं, ये वक्त साबित मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो भी फायदा, सरकार होती है, देखिए, अगर आप केंद्र सरकार के साथ नहीं चलोगे तो निश्चित रूप से जो फायदा केंद्र सरकार के मिल सकता है वो आपको नहीं मिलेगा। और आपका तो संवैधानिक कर्तव्य है कि जितना फायदा एज चीफ मिनिस्टर आप करा सको करवाओ, लड़ने से तो कोई फायदा ये नहीं। वक्त तय करेगा कि क्या जम्मू कश्मीर को मेरे इस फैसले का फायदा हुआ या नहीं हुआ। देखें, मैं तो अपनी जगह कोशिश कर रहा हूं। दो बातें आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इसी दौर में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने कई घर जाकर उजाड़ भी दिए, और आपने इस पे बारे में कोई बयान भी किया, तो बयान क्या था? नहीं, मैंने इसके बारे में जो करना था चुपचाप तरीके से किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त कोई बयान देने से हालात बेहतर होते, शायद और बिगड़ जाते। लेकिन जो वहाँ के लोगों की बात मुझे पहुँचानी थी, मैंने अपने तरीके से पहुँचा दी। जब ये हमला हुआ तो आपने असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया, आपने बहुत अच्छा भाषण भी वहाँ दिया, और आपने ये भी वहाँ कहा कि इस वक्त में जम्मू कश्मीर की स्टेटूट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी शासन की जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलनी चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगी। उसमें आपका और मेरा कोई झगड़ा है ही नहीं। हम दोनों की इसमें सोच बिल्कुल मिलती जुलती है। एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री या वज़ीर आला हूँ। मेरा जो ये 8 महीने का तजुर्बा रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि देयर इज़ नो वर्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देन अ यूटी विद असेंबली। ये बताइए इस पे जरा ये विस्तार से लोगों के साथ सरासर धोखा है। क्यों बताइए? मैं इस बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ असेंबली मुमकिन नहीं है। या तो आबादी कम है, इलाका छोटा है, दमन है, दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान्स हैं, इतने फैले हुए हैं, शायद इनके लिए असेंबली मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ असेंबली मुमकिन है, जैसे पौंडीचेरी या जम्मू कश्मीर, मुझे बताइए इनको यूटी रखने का क्या मतलब? क्योंकि वहाँ आप हुकूमत तो बना देते हो, लेकिन हुकूमत के हाथ फिर आप उनके पीठ पीछे बांध देते हो। आज हाल ये है कि मुझे जिन अफसरों से काम लेना है, उन अफसरों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं रियासत का भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, यूटी का भी हूँ, और मैं खुद अपनी आंखों से फ़र्क देख रहा हूँ। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं किसी अफसर को कहता हूँ कि ये करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये क्यों हो नहीं सकता। और ना करने के लिए मैं उनसे मिन्नतें कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, लेकिन वो जो सबसे बड़ा डर जो अफसर का रहता है वो ट्रांसफ़र का रहता है। ट्रांसफ़र का डंडा जो है वो मेरे हाथ में है नहीं। तो अफसर आखिरकार एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद अगर उनकी मर्जी आई तो नहीं सुनेंगे। तब 2009 से 14 तक जब आप चीफ मिनिस्टर थे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में था। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके हाथ में थी, इन अ सेंस कि आप तक पहुँच भी जाती थी। तो इस स्थिति में ये क्या वैसी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस हो आपके पास पहुँचती है? नहीं पहुँचती ना, राउंड अबाउट तरीक़ों से, कहीं इधर उधर से, लेकिन फॉर्मली कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत हमें वो जानकारी मिले जो शायद हमें मिलनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आज मैं टूरिज़्म मिनिस्टर हूँ, कहीं कोई इनपुट आ जाए जिसके बुनियाद पे हमें किसी डेस्टिनेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़े, आखिरकार वो फैसला मेरा होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके बुनियाद पे फैसला लिया गया है। लेकिन वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है ये नाकामयाब सिस्टम है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके के लिए जहाँ नॉर्मल सी नाम की कोई चीज़ वैसे है नहीं। यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइज और पिजन होल करना ये नुकसानदेह है।
अब सारी इंटेलिजेंस जो है आप एलजी साहब को दे देते हो, लेकिन गवर्नेंस का सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंधों पे है। आप मुझे बताइए ना, अब ये कैसे चलेगा? तो जब ये सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं तो आपने ये भी कहा, मैं सुना कि आपने कुछ बयान भी दिया है कि उसमें मुझे जाने का फ़ायदा नहीं। मुझे उसमें बुलाया नहीं जाता। अच्छा, और मैं अपनी जगह नहीं बुलाया जाता। आपके इलेक्टेड हैं, लेकिन अब नहीं बुलाया जाता। और मैं इस बात से भी मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे बुलाओगे सिर्फ वहाँ पे बिठाने के लिए ताकि मेरा चेहरा दिखे वहाँ पे, लेकिन फैसलों पे आप मुझे शामिल नहीं करोगे, तो बेहतर है कि मैं वहाँ ना ही रहूँ। कम से कम फिर मैं खड़े होकर ये कह सकूँ कि ना ये मेरी गलती नहीं है। तो आपके अगर जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, सरकार के होते हैं आउटरीच प्रोग्राम्स, तो सहमति आपको एलजी से लेनी पड़ती है क्या? नहीं, हर चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के। लेकिन तो किस हद तक आपके हाथ बंधे हुए हैं? अब हर कैबिनेट का फैसला जो है वो एलजी साहब को मंजूर करना होता है। अच्छा। सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो एलजी साहब उनमें पोस्टिंग्स कर देते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पोस्ट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पोस्ट्स हैं, उनमें भी अगर एलजी साहब आईएएस का अफसर डाल दें तो वो पोस्ट फिर बन जाता है। तो मतलब हैं, कठिनाइयाँ हैं, लेकिन तब भी हम मतलब मिल बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि हम काम तो प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है ये ठीक नहीं है। आपकी चर्चा गृह मंत्री के साथ या प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में हुई कभी? बहुत चर्चाएं हुई हैं। अच्छा। तभी तो मैं स्टेटहुड पे बार बार जोर देता हूँ। देखिए, अब ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, सही बात। और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं देना है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, कोई और बैठे जिसको आप देना चाहें, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि ना मिलने का नतीजा हमारे सामने है। चलिए, अब एक अलग तरीके से एक और इशू पे हम आते हैं। वो ये है कि 370 हो गया, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो तो बात एक हो चुकी है। लेकिन 370 ना होने से अगस्त 5, 2019 से जब इन्होंने 370 हटा दिया, तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता को डायरेक्ट सरकार की गवर्नेंस, हिंदुस्तान की सरकार की गवर्नेंस से कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? इस पे ये फिर हम वो सियासत में उलझ जाएंगे। नहीं, सियासत की बात नहीं है। मैंने ठीक यही सवाल अपने बीजेपी के दोस्तों से किया था असेंबली में, जब हम बजट का सेशन चल रहा था जम्मू में मार्च और अप्रैल के महीने में। मैंने उनसे कहा था, मुझे बताइए ना, आप कौन सा ऐसा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद जो 5 अगस्त 2019 से पहले मुमकिन नहीं होता? जी हाँ। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। देखिए, ऐसा है, मुझे याद है कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि 370 हटाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, अगर आप देखें स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर जो है बाकी मुल्क के जो अच्छी रियासतें हैं उनके साथ हम मुकाबला कर रहे थे। हमारे जो इंडेक्स हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिनको आप कहते हैं, जिन पे ये तय किया जाता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है, हम तो गुजरात और आंध्र प्रदेश और ऐसी रियासतों से मुकाबला कर रहे थे। हमने कुछ चीज़ों में तो उनको पीछे छोड़ दिया हुआ था। बिल्कुल सही है। मुल्क में अगर आप देखें तो सबसे कम गरीबी उनमें जम्मू कश्मीर को गिना जाता है। मुझे बताइए, आपने कभी किसी को भूख के शिकार होते हुए जम्मू कश्मीर में सुना है? क्योंकि कम से कम और कुछ नहीं तो छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा है, उससे हम जो उगाते हैं वो खाते हैं, घर पे छत है, इतना तो हमारे पास है, जो कई ऐसी रियासतें हैं जो ये दावा नहीं कर सकती। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एब्रोगेशन ऑफ 370 विल एनहांस एजुकेशन, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश की, तो 370 के बाद 552 दिन इंटरनेट शटडाउन रहा, 552 दिन। और जो शिक्षा था वो डिसरप्ट हो गई। लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन थी वो डिसरप्ट हुई, उसमें बेहतरी नहीं आई। और जो
समग्र शिक्षा की जो मुहिम है उसमें 60% फंड यूटिलाइज हुए, 100% फंड भी नहीं यूटिलाइज हुए। और ड्रॉप आउट रेट स्कूलों का, सेकेंडरी स्कूल्स का, ये बढ़ गया फ्रॉम 4.5 to 6.2%। मैं केवल शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बात है कि बेहतरी आ गई, ये तो नुकसान हुआ। हेल्थ सेक्टर में इन्फेंट मोर्टेलिटी ड्रॉप्ड, एक्सेस इश्यूज बढ़ गए और एंजाइटी लोगों की बढ़ गई। जो रूटीन वैक्सीनेशन होता था वो कम हो गया, क्योंकि जब बाधा लग जाता है कि आप इधर उधर जा नहीं सकते तो आप अस्पताल भी नहीं जा सकते, तो एक्सेस कम हो गया। क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स बढ़ गया। और एज फार जब आर्थिक स्थिति की बात है तो वहाँ दी स्टेट GSDP वो कम हो गई 1%। तो ग्रोथ डिक्लाइंड, तो मतलब कि आर्थिक नुकसान भी हुआ, सामाजिक नुकसान भी हुआ, शिक्षा के संदर्भ में नुकसान भी हुआ, हेल्थ सेक्टर में भी नुकसान हुआ। तो बढ़ोतरी किस में हुई? बढ़ोतरी हुई, ये रियलिटी है, हकीकत है। ये रियलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और टेररिज्म खत्म भी नहीं हुआ। नहीं, टेररिज्म तो 22 अप्रैल से पहले तो शायद ये दावा कर सकते थे कि आतंकवाद जो है वो लगभग जम्मू कश्मीर से उन्होंने हटा दिया है, लेकिन अब वो दावा भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो अगर टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ और हमने जो करना था कर दिया, और देश की जो हमारी हुकूमत है वो कह रही है कि अगर ऐसा हमला दोबारा होगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, जंग समझा जाएगा। और फिर करेंगे क्या हम? ये तो भी आपको पार्लियामेंट में पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने एक बहुत मतलब जिस चीज़ पे आपने अब बात की, इस पे हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि किस तरह का हमला, मतलब हमने कहाँ रखा है लाइन? मापदंड नहीं। क्या 2 लोग अगर किसी हमले में मारे गए, क्या उसको जंग समझा जाएगा? या हम 25 लोगों पे हमला होगा तब मानेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें समझना होगा ना, क्योंकि अब तो हमने ये कहा है कि कोई भी हमला, अब खुदा ना खास्ता कल को अगर किसी आर्मी के कैंप पे कोई फिदायीन अटैक हुआ, क्या हम उसको जंग समझें? और अगर हम समझेंगे तो फिर उसका जवाब क्या होगा? ये तो बड़ा खतरनाक बयान है। शायद उस सूरत हाल में बयान ठीक लगा, लेकिन इसको अब अमली जामा पहनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये आसान नहीं होगा। क्योंकि 1 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी फोर्सेस सामने आईं जो बिल्कुल भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती नहीं चाहेंगे, उनकी हमेशा कोशिश रहेगी कि कहीं ना कोई चुटपुट हमला हो। और जैसे हम इससे पहले हम बात कर रहे थे, आप हर हमले को नहीं रोक सकते हो। वो मार्गरेट थैचर ने कहा था ना कि दे हैव टू बी लकी ओनली वंस, वी हैव टू बी लकी एवरी टाइम। कभी ना कभी तो हम अनलकी होंगे, फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात पे चर्चा करते हैं, वो ये है कि आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो हमने उसको सस्पेंड कर दिया, क्या ख्याल है आपका? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इससे पहले होना चाहिए था। मैंने कभी इंडस वाटर ट्रीटी के हक में कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। क्योंकि पानी तो हमारा है, ये तीनों दरियाएं हमारी हैं। अरे चलिए, अगर आपको पंजाब की कुछ दरियाएं रखनी थी तो 2 और 1 करते, हमारे लिए 1 ही रख लेते, हम उससे भी गुजारा करते। लेकिन हमारी तीनों दरियाएं जो हैं उन पे हमें पानी रोकने का आपने हमें इजाज़त नहीं दी। और इसके वजह से हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। They don't generate as much as they could because they run of the river. They're not storage projects. तो मेरी तो हमेशा कोशिश ये रही थी कि इसको दोबारा अगर इसको रिविजिट नहीं करते तो जम्मू कश्मीर को इसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब चलिए, अब इसको सस्पेंड किया हुआ है, अच्छी बात है। अब मैं दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहिए। अब फिलहाल मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ना पानी हमेशा, अब वैसे भी आप पानी हमेशा के लिए रोक नहीं सकते हो, रखोगे कहाँ? छोड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन फिलहाल हम अपने इस्तेमाल के लिए करें। जम्मू शहर को पानी की बहुत सख्त कमी रहती है। अगर हम चिनाब से पंप थोड़ा सा पानी उठा के जम्मू शहर पहुंचाएं, अगली 50 साल तक जम्मू शहर को पानी की कमी नहीं होगी। ये तो हमारी सरकार को करना चाहिए। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा डैम नहीं है, जम्मू शहर को पानी मिलेगा, दिलवा दीजिए। आपकी जो
पीडीपी है, उनकी जो चीफ हैं, उन्होंने इस पे आपके हाँ, इत्तेफाक लेकिन किया वो है। खुद अपने बयान भूल जाती हैं, यही तो हैरानगी है। महबूबा खुद नहीं जी महबूबा हैं। मुफ्ती साहिबा एज चीफ मिनिस्टर यहाँ आके प्रधानमंत्री से मिली और उन्होंने कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको रद्द करिए, ये मुझे जम्मू मालूम है, कश्मीर के लिए लेकिन अभी नुकसानदेह बयान है। उनका तो उलट बिल्कुल है। उनके वालिद साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, 2002 में जब कांग्रेस के साथ वो अलायंस में थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली से रेजोल्यूशन पास कराया, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें मेरी पार्टी ने उनका सपोर्ट कई बार किया। भूल जाता है आदमी ऐसे। वो थोड़ी सी जब टेंशन हो जाए तो बीच बीच में बंदे भूल ही जाते हैं चीजें। इसीलिए आपने तुलबुल प्रोजेक्ट का भी समर्थन किया। क्योंकि तुलबुल से हमें, मैं फिर इस बात पे आता हूँ, तुलबुल से पानी रुकेगा नहीं, पानी को हम थोड़ी देर जो है और ज्यादा हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तुलबुल का बैराज जो है वो वुलर के किनारे वुलर के बनता किनारे, है, हाँ। इससे वुलर को जो है हम दोबारा जिंदा कर पाएंगे, वुलर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, और जहलम जो है अपस्ट्रीम उसको हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। सर्दियों में हम ये पानी छोड़ेंगे, डाउनस्ट्रीम जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ी NHPC वाला या लोअर जहलम J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, इसका जो पावर जनरेशन है ये दुगना हो जाएगा, हमें फ़ायदा है और पाकिस्तान को भी आखिरकार वो पानी मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। पीछे मैंने एक बयान सुना था एक चाइनीज़ प्रोफेसर का, और उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी दरिया हैं इनका ओरिजिन तिब्बत में है, तो अगर आप इंडस वाटर का पानी पाकिस्तान को नहीं दोगे तो हम ब्रह्मपुत्र वगैरह का पानी वो है एक, उस पे भी हमें थोड़ा सोचना होगा। इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी कि ये भी एक पाचीदा बात है। लेकिन फिर देखिए, हमें भी फिर इस पे सोचना चाहिए, हमारे दोस्त कहाँ हैं? इतना बड़ा मुल्क, इतनी मतलब हमारी ये हमारा जो डिप्लोमेटिक आउटरीच, अब आप देखिए पाकिस्तान के साथ, चलिए 3 ही मुल्क ही सही, टर्की, चीन और शायद अजरबैजान, लेकिन डट के खड़े रहे हमारे साथ। अरे टर्की ने तो उनको वो दिए, जो ड्रोन हमारे शहरों पे गिरे, वो तो वहां से आए, टर्की से आए। जिस रूस को हम समझते थे कि ये हमारा हमेशा के, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। नहीं, किसी ने टेररिज्म की तो बात ही नहीं की, हमें हाइफनेट हो गया। हमें भी फिर कुछ दोस्त बनाने चाहिए ना इस तरह। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये हाइफनेशन हमारे हक में नहीं जा रहे। अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात की, अगर हम रोकते हैं पानी 1 मिनट के लिए, मान लीजिए पाकिस्तान का रोक रहे ना, चीन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन हमें धमकी क्यों दे रही है? बिकॉज चीन तो आपको मालूम है, यही तो। अच्छा, और चीन को धमकी देने वाला हमारा कोई दोस्त है? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं। और एक और इस पे खतरनाक बात यह है कि हर हमले में चीन पाकिस्तान का साथ दे रही है, ठीक है ना? और therefore we are really fighting China and Pakistan together. Most serious issue. Most defense analysts are looking at this short conflict not from the Indo-Pak prism. They're looking at it from the prism of how did Chinese technology function in war conditions. Absolutely. ये हमने जंग चलिए नाम के लिए, बिल्कुल नाम के लिए तो पाकिस्तान का था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी वो तो सारा चाइनीज था। करेक्ट। ये बढ़ती रहेगी टेक्नोलॉजी, वो देते रहेंगे, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए, और हमारी सारी जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी भी हमें बदलनी होगी, और कहीं ना कहीं हमें टर्की और चाइना जैसे दोस्त ढूंढने होंगे जो शायद हमारे पास अभी है नहीं। खैर, हमें डेलीगेशंस भी भेजे, दुनिया में डेलीगेशंस भी भेजे, लेकिन किसी ने टेररिज्म की बात नहीं की। लेकिन चलिए कम से कम रिस्पांस तो उनको ठीक मिला। नहीं, देखिए रिस्पांस, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं की किसी देश ने, वो उनका मिलना भी बहुत बड़ी बात नहीं। वो तो अच्छी, वो तो मैं ही कह रहा था, मैंने ही पहले सुझाव दिया 25 अप्रैल को कि एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मैं सोचता था कि समर्थन मिलेगा, उस समय मुझे पब्लिक, वो मैं आपकी बात से एक तरफ से सहमत हूँ कि बयान आने चाहिए थे, लेकिन कभी कभार एक कमरे में फोटो ही मिले ना, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए अमेरिका जैसा मुल्क, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऐसे डेलीगेशनों को मिलता नहीं है, वो तो मतलब प्रोटोकॉल के बड़े सख्त रहते हैं, लेकिन
for an American vice president to meet a parliamentary delegation, it says a lot. No, but you remember this. I mean, आप बात कर रहे हैं, मैंने बड़े गौर से इसको देखा है। जो बातचीत चल रही थी उनके साथ, वैंस के साथ, वो बातचीत इंडो यूएस रिलेशंस की चल रही थी। लेकिन जो आप और मैं यहाँ कह रहे हैं ना, दुनिया ने तो उनको एक कमरे में देखा। ना, मैं वैसे कह रहा हूँ, जो मैंने बयानात पढ़े हैं वो इंडो यूएस रिलेशनशिप की बात चल रही, उसमें कोई टेररिज्म की बात नहीं आई थी। लेकिन जो टेररिज्म की बात थी, वो जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ बात टेररिज्म की हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जैसे ही ये हमला हुआ, बात कोई टेररिज्म की कर नहीं रहा था कि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर कार्ड खेला। एग्जैक्ट। पाकिस्तान के पास तो यही तो है, वो हर मौके पे दुनिया को डराने की कोशिश कर। उन्होंने कहा कि आप एक न्यूट्रल अंपायर को बिठा दीजिए, वो चर्चा वो बताएंगे कि हमने किया या नहीं किया, जिसके ऊपर आपने बयान भी दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी न्यूट्रल अंपायर। न्यूट्रल बयान, वो न्यूट्रल अंपायर रखेंगे, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने तो पहले ही जिम्मेदारी ली थी, उसी दिन उन्होंने कहा कि ये हमला हमने किया। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपको मालूम है कि जब हम 370 की बहस कर रहे थे तो हमने कहा कि संविधान के मुताबिक एक स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी में तबादला नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। अगर ऐसा ही संविधान ने हक दिया है तो कोई भी राज्य सरकार को आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हो। हमने बहस भी पूरी की, उस पर चंद्रचूड़ साहब के जो बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। और साथ साथ में उन्होंने सॉलिसिटर जनरल साहब की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली कि जल्द ही इलेक्शन होंगे। क्या इलेक्शन होंगे, किस तरह के इलेक्शन होंगे, स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी, कुछ नहीं कहा। अब अगर ये स्टेट इलेक्शंस नहीं करते तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि आप इसका फैसला कीजिए? ये सुप्रीम कोर्ट तो आपका मामला है, और इसमें हमें आपसे मशवरा करना होगा, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें जो है, अपना जो दायरा जो है मैं समझता हूँ, आपका दायरा मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आता। चलिए, और इसमें आपसे मशवरा करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें इसको आगे लेना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में अश्योरेंस दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिकली कमिट किया है, और तो और जो सॉलिसिटर जनरल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उनको कहा कि एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। अब मुझे बताइए ना, एज सून एज पॉसिबल और कितना हम इंतजार करें? But it is not possible, therefore it cannot be soon. That's what it is. That is the unfortunate thing, but we'll get there. चलिए, I'm hopeful. हम कॉन्फिडेंस रखते हैं कि केंद्र सरकार हमें आपके प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा देगी, और जल्द देगी, ताकि हुकूमत आपके हाथ में आए, ताकि अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। थैंक यू।